हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले टाइम में। तो उसके जो पिछले साल में जो पिछली प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनके हम सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आपको इससे क्या होगा कि एक आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल का है। तो दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको ऐसी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वाले वीडियो में मैं केवल जो मैथ के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं 2014 एंड 2012 में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन और उनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और उन क्वेश्चंस को मैं ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व करके बताऊंगा आपको। आप लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा आपको जो लास्ट में जो आने वाले क्वेश्चन है वो कितने ही आसान तरीके से आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ₹34, इसको देखिए आप, पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये जो ₹34 है, ठीक है दोस्तों, उसका 15% कितना होगा। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रुपये जो 34 है उसका 15% कितना होगा। देखिए दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं 34 का 15%, 34 का 15% आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो 34 का 15%, देखिए दोस्तों 34 का 15% कैसे कैलकुलेट करेंगे। 34 इंटू 15/100 ऐसे ही कैलकुलेट करोगे आप। किसी भी नंबर का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली उस जितना परसेंटेज पूछा गया है उतना बटे 100 कर देना है। वो मैं आपको बताया था कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बटे 100 करके। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 5×4 = 60, 15×3 = 45 और 6 = 51 बटे 100। इसका जब भाग दोगे तो ये आएगा 5.1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.1। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 5.1। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। ₹370 का 88% प्लस, तो आपको 370 का 88%, तो 88/100 क्वेश्चन में जैसा पूछा गया है वैसे करते जाएंगे। प्लस 210 का 24%, तो 210 का 24 बट्टे 100 कर देना है। माइनस एक्स बराबर बोला गया है 118, तो एक्स का वैल्यू पूछा गया है आपसे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। 370 गुणा 88/100, 210 गुणा 24/100। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर निकालने के लिए देखिए आप, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 37 × 88 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 21 × 24 डिवाइडेड बाई 10। ये एक साथ ले लीजिए और माइनस में एक्स है तो एक्स को उधर ले जाइए आप और इसको 118 को उधर ले आइए, तो माइनस का 118 हो जाएगा और ये प्लस का एक्स हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस इस वाली जो टर्म्स हैं इनको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ, ठीक है। इनका कैलकुलेशन तो इजी आप कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। नहीं तो आपके आगे इन कैलकुलेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ₹70 पर 70 पैसे का लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखो दोस्तों, ₹70 पर 70 पैसे का लाभ हो रहा है, ठीक है, ₹70 पर 70 पैसे का लाभ। तो आपको पता है ना दोस्तों, लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे जो वैल्यू दी हुई है इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, अगर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100% ऐसे तो करते हैं, लाभ बटे वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी, क्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा जो लाभ निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। तो 70 पैसे का लाभ हो रहा है तो 70 पैसे और कितने रुपए पे, ₹70 पे। अब दोस्तों बस आपको एक छोटा सा याद रखना है कि 70 पैसे हैं ना कि ये रुपए हैं, और नीचे आप क्या ले रहे हो, रुपए ले रहे हो। तो दोनों यूनिट्स को बराबर करने के लिए आप 70 पैसे को ₹70 में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है कि 70 पैसे का ₹70 बनाने हैं तो कैसा होगा, 100 पैसे का ₹1 बनता है, यानी कि 100 में 100 का भाग देना होता है। तो आपको अगर पैसों से रुपए बनाने हैं तो आप क्या करते हो बच्चों, 100 का भाग देते हो। तो 70 अगर पैसे हैं उनसे अगर रुपए बनाने हैं तो 70 में 100 का भाग दे दोगे, तो भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.7। तो यहाँ पे कर दोगे 0.7, ये हो जाएगा रुपया, और नीचे भी रुपया, और गुणा में कर दोगे दोस्तों 100%। अब देखिए रुपया से रुपया तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यूनिट सेम है। अब देखो ये आपका 0.70 है, ये आपका गुणा 100 करोगे तो गुणा 100 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70/70 दोस्तों कितना आ जाएगा, 1%। तो आप कहोगे कि लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 1%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर है और चौड़ाई इतने मीटर है।
देखो कमरा जो होता है ऐसे होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी हुई है। लंबाई दी हुई है आपको 5.5 मीटर और चौड़ाई आपको कितनी दी हुई है दोस्तों 3.75 मीटर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अब आपसे बोला गया है कि रुपए 800 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पत्थर बिछाने का खर्चा ज्ञात करो। अब इस फर्श पर आपको क्या करना है, पत्थर बिछाना है। ठीक है, आपको इस फर्श पे पत्थर बिछाना है तो खर्चा पूछा है। तो देखो फर्श पे जो पत्थर बिछेगा वो पूरे सरफेस एरिया पे बिछेगा ना, पूरा जो एरिया होगा आपका जो रूम है, आपका रूम का देखिए उसमें लंबाई है चौड़ाई है। अब आपको घर में ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, घर में पूछते हैं ना घर वाले की बताइए आपका घर की जो लंबाई है वो इतनी है, रूम की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, बच्चा तो बताओ अगर इतने रुपए मीटर की दर से कितने रुपए लगेंगे। तो आप बता सकते हो कि लंबाई कितनी है 5.5 मीटर है, चौड़ाई 3.575 मीटर है। तो आप यहाँ से क्या करोगे बच्चे, क्षेत्रफल निकाल लोगे। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 5.5 इंटू 3.75, तो ये दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो कि 800 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा हो रहा है, यानी कि एक स्क्वायर मीटर यानी एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है बच्चों 800 रुपए है। तो इतने का क्षेत्रफल का खर्चा कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 3.75 इंटू 800 रुपए, ये आपका खर्चा आ जाएगा बच्चों। अब खर्चा इसको निकालना है आपको, इसको सॉल्व कर देना होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी गुणा करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखो 2 जीरो काट देंगे, यहां से ये कट जाएगा। तो 8 5 40, 8 7 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60, यहां से लगी 6, 8 या 24 और 36 और गुणा में कितना हो जाएगा बच्चों 5.5। अब एक पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो और काट दो, अब गुणा कर दो, तिपा 15 तिपा 15 और 1 16 और 2 जीरो लगा दो, तो 16,500 का खर्चा आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी। ये भी आप बता सकते हो, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। देखो क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का आपने पेपर देखा होगा, ऑनलाइन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको टाइम भी बहुत कम रहता है, तो आपको ऐसे नहीं है आप क्वेश्चंस में बहुत लंबे मेथड से सोचोगे। आपको क्या क्वेश्चंस को फास्टली क्लिक करना चाहिए आपके माइंड में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। तो घर पे आप क्या करो, कैलकुलेशन को फास्ट बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को आप माइंड में सॉल्व करो, कैलकुलेशन को आप माइंड में करने की कोशिश करो। जितना आप कर सकते हो पेन का यूज कम करो, माइंड का यूज ज्यादा करो। उससे क्या होगा आपका धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। आप कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई करते रहिए, 3 इंटू 5, 19 इंटू 17, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहिए, उससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है 23 मीटर। अब देखो बच्चों आयत दिया हुआ है आपके पास, आयत है, ये लंबाई मान लो a और चौड़ाई मान लो b। उसने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है बच्चों 23 मीटर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर दे रखा है। बोला है कि यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है। अब बच्चों परिमाप क्या होता है, परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, चारों भुजाओं का सम। तो यानी कि a अगर ये आयत है तो ये भी a होगा और ये क्या होगा b होगा। अब बताइए परिमाप कितना होगा, तो आप कहोगे 2a प्लस 2b। चारों भुजाओं का सम जो होता है वही तो परिमाप होता है। तो 2a प्लस 2b ये कितने के बराबर दिया है दोस्तों 206 मीटर के। तो आप यहां से क्या कर दोगे a प्लस b निकाल दोगे। a प्लस b कितना आ जाएगा आपका 103 मीटर, 2 का भाग दे जाएंगे ना कॉमन करके, 103 मीटर आ गया। अब बच्चों a माइनस बी बराबर आपको पता है 23 मीटर है, a प्लस बी बराबर पता है, दोनों को जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो आप यहां से कर दोगे 2a बराबर कितना आ जाएगा 126 मीटर। सही है ना, 103 और 23 जुड़ जाएंगे 26 मीटर। तो a बराबर कितना आ जाएगा 2 छक्की 12, 2 तिया 3, 63 मीटर। अब b बराबर कितना आ जाएगा, अब 63 में से कितना घटाएंगे 23 आ जाए तो आप कहोगे 40 घटा दीजिए, तो b बराबर आ जाएगा 40 मीटर। तो आपका क्या हुआ, आयत की लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ये 63 मीटर है और ये कितना है दोस्तों 40 मीटर है। अब पूछा है कि क्षेत्रफल पूछा है क्वेश्चन में, तो आप क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे करोगे 63 गुणा 40, लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है। तो 4 तिया 12, 4 छिनी 24 और 1 25, तो 2520 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर वाली ईंट। देखो बच्चों ईंट तो आपने देखी होगी कैसे होती है, ईंट इस तरह का ईंट होता है कि नहीं होता, आपने देखा होगा घरों में जो यूज होता है घर बनाने में, एक इस तरह का ईंट होता है। ठीक है, ठीक है, मेरे को बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, इस तरह की ईंट होती है, आपने देखी होगी। ठीक है बच्चों, अब बोला गया है कि इस ईंट का क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों 10 सेंटीमीटर, ये तो होगी लंबाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है, ये चौड़ाई कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास तीनों भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब पूछा गया है कि ईंट का क्षेत्रफल निकालो।
तो बच्चों देखो, आप ईंट को इमेजिन करने की कोशिश करो। ईंट आपको समझ में आ रहा है, जैसे माचिस की डिबिया होती है, माचिस की जो दियसलाई होती है, आप वो इमेजिन करिए। आपको एक फर्श दिखेगा, एक पृष्ठ दिखेगा उसका सामने की तरफ वाला, यानी कि एक पृष्ठ तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों, है ना। और ऐसा ही सेम दूसरी साइड भी होगा, और एक पृष्ठ हो जाएगा ऊपर वाला ये वाला, एक ये वाला, और एक पृष्ठ हो जाएगा ये वाला। तो 3 पृष्ठ है, और तीनों पृष्ठ दो टाइम है, यानी कि 6 टाइम हो जाएंगे। तो बच्चों क्या करोगे, जब ये वाला पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें लंबाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है, सॉरी लंबाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 30। तो एक बार तो होगा 10 गुणा 3, फिर एक बार क्या होगा 4 गुणा 3, और एक बार क्या होगा 10 गुणा 4, यानी कि तीनों के पेयर ले लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों के पेयर ले लीजिए आप, है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 10 तिया 30, 4 तिया 12 और 10 चौका 40, दोनों को जोड़ दो तीनों को, 30 और 40 70, 70 और 12 कितने हो जाएंगे 82। अब ये क्या है कि आपको पता है कि जैसा फर्श सामने से देखेगा वैसा ही तो अपोजिट साइड में भी होगा ना। एक पृष्ठ जैसा आपको माचिस की डिबिया ईंट को देखिए, तो ईंट का जैसा आपको सामने दिख रही है, उसके एक पीछे भी तो है, एक लेफ्ट में राइट में दिखेगा, राइट साइड में, एक ऐसा ही लेफ्ट साइड में दिखेगा, एक जैसा नीचे पृष्ठ होगा ऐसे ऊपर होगा। तो इन्हें उनका दोगुना कर दीजिए। तो जो भी आया ये एक साइड का आया, इसका दोगुना कर दोगे तो आपको टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 164 मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ये एक तरह से घनाभ का क्वेश्चन है, आप इसको घनाभ की तरह भी सोच सकते हो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यही होता है, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, और उसका दोगुना कर दीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, 2a गुणा बी प्लस बी गुणा सी और प्लस सी गुणा ए, बस उसका दोगुना कर दीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक ये देखिए क्वेश्चन बहुत आसान थे, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बहुत आसान है। आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, आपको आगे आने वाले क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, और उनको आप देखोगे कि बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये 2014 का पेपर है, अभी हम जो कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल EWO TWO का पेपर है 2014 का, दिल्ली पुलिस का एंड कांस्टेबल का। तो आप देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है कि 2 सिक्के हैं, आपके पास 2 सिक्के हैं, ठीक है। आपको पता है कि 2 सिक्कों में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड होता है या टेल होता है, आप सिक्का जानते हैं। तो सिक्के पे एक तरफ हेड बना रहता है, एक तरफ टेल बना रहता है। अब बोला गया कि उनको उछालते हैं, दोनों सिक्कों को उछाल रहे हो एक साथ, तो कम से कम एक शीर्ष आने की यानी हेड आने की प्रायिकता या संभावना कितनी है। तो दोस्तों जब इनको आप दोनों को एक साथ उछालोगे तो आपको पता है क्या होगा, एक सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। चांसेस क्या क्या है, आप ये सोचिए क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या है, सारी संभावनाएं आप गैस कीजिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो प्रायिकता के क्वेश्चन में आपको टोटल जितने भी आउटकम हो सकते हैं, जितनी भी संभावनाएं हो सकती है वो गैस करनी है। तो देखो क्या हो सकता है, एक पर हेड आए दूसरे पे हेड आए, ये हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि एक पे हेड आए दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आए, ये भी सही है। हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आए। इसके अलावा और कोई संभावना बताइए, और कुछ हो सकता है क्या, आप कुछ भी सोच के देखिए। इसके अलावा और कोई आउटकम हो ही नहीं सकता अगर 2 सिक्कों को आप उछाल रहे हो। अब पूछा गया है कि कम से कम एक शीर्ष आने की यानी कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता या संभावना कितनी है। तो कम से कम एक पूछा गया है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता पूछी गई है। तो कम से कम एक हेड किस में आ रहा है, देखो दोस्तों, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है, यानी कि कितने कम से कम एक हेड आने के टोटल आउटकम कितने हैं 3, और बटे में टोटल कितने चांसेस हैं 4। तो 3/4 क्या हो जाएंगे, आपकी प्रायिकता हो जाएगी कम से कम हेड आने की। यानी जो आपसे पूछा गया उसकी संभावना कितनी है बटे टोटल संभावना कितनी है, बस उसका भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3/4। बोलता कम से कम एक टेल आने की, तब भी आंसर आपका 3/4 आता है ना। पूछता कि 2 टेल आने की, तो 2 टेल तो केवल एक ही कंडीशन में आ सकते हैं, जब दोनों क्या है टेल आए, तो आंसर क्या आ जाता है आपका 1/4। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्के हैं। अब यह क्वेश्चन आप खुद करके देखिए, आपके पास अब 3 सिक्के दे दिए, तीनों सिक्कों में क्या होगा, हेड टेल आएगा या इसमें हेड टेल आएगा। अब पूछा है कि तीनों सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करके बताइए, आपका आंसर क्या होगा। देखो आप क्या करना, आउटकम बना लेना, ऐसे कर लेना कि मान लेना कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, ठीक है। इन दोनों को एक साथ रखना, फिर सोचना कि पहले पे टेल आया और दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, ये दोनों सेम हो गए। अब क्या करना कि पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये अलग हो गया, पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे टेल आया, फिर पहले पे हेड आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे टेल आया, तब भी ये अलग अलग है। ऐसे करके आप टोटल आउटकम बनाना कि कितने आउटकम बन सकते हैं दोस्तों। तो इसके हमेशा आप देखना 8 आउटकम बनेंगे, आप बना के देखना, इनके 8 आउटकम बनेंगे, ठीक है ना। 3 सिक्कों को उछालोगे तो आपके कितने बनेंगे दोस्तों, 8 आउटकम बनेंगे, ठीक है। अब हो गया हेड टेल टेल, उसके बाद क्या होगा कि पहले पे ये हेड टेल तो अच्छा, ये दोनों तो सेम हो गए ना दोस्तों,
तो इसको एक अलग करना पड़ेगा। देखो हेड हेड टेल ऐसे आप बनाना। देखो मैं आपको बना के बता ही देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को शुरू से मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें बार बार पूछे गए, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन लोग। देखो मान लेते हैं कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे हेड आया। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए। फिर हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए, ये भी सही है। हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे क्या आएगा, टेल आएगा, और तीसरे पे क्या आएगा, हेड आएगा। फिर पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, और तीसरे पे टेल आया। अलग मतलब अलग अलग आउटकम होने चाहिए। अब देखो हेड आया, उसके बाद में टेल आया और टेल आया। अब ये अलग अलग है, कोई सेम नहीं होना चाहिए। टेल आया, हेड आया, हेड आया, ये भी अलग अलग है। टेल आया, टेल आया, हेड आया, ये भी अलग अलग है। 1 2 3 4, और देखो लास्ट क्या हो जाएगा, टेल टेल टेल। अब देखो इसके अलावा और कोई आउटकम बन ही नहीं सकता। आप कुछ भी बना के देख लीजिए, इतने ही आउटकम बनेंगे आपके। हेड 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 टेल। अब आप कोई भी रैंडम दीजिए, आपको सर टेल हेड टेल, ये कहीं है क्या? तो दोस्तों आप टेल हेड टेल देख लीजिए। ये भी तो हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए। तो टेल हेड टेल का भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पे ऐसा है कि नहीं जिसपे टेल हेड टेल आया हो। तो देखो दोस्तों एक आउटकम क्या हो जाएगा, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि टेल हेड और टेल ये भी तो आ सकता है कि पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए। तो देखो टेल हेड टेल अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसा देखिए इनमें कोई कॉमन तो नहीं हो गया है। आप देखोगे हाँ ये हेड हेड टेल, ये हेड हेड टेल, ये दोनों कॉमन है। अच्छा हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। मतलब आपके टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 8। आपको ये याद रखने का तरीका ये होगा कि जैसे जितने बार सिक्के उछाल रहे हो, आप 2 सिक्के उछाल रहे हो तो आउटकम आएंगे 2 की पावर 2 4। अगर आप 3 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 की पावर 3 कर देना, टोटल आउटकम कितने आएंगे 8। अगर 4 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 की पावर 4 कर देना, टोटल आउटकम कितने आएंगे 16। इससे आप पता लगा सकते हो कि टोटल आउटकम कितने आएंगे। तो मैंने कहा कि जब 3 सिक्के उछाल रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने आने चाहिए 8। तो 8 अलग अलग होने चाहिए। देखो ये अलग अलग है, हेड 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 है, यहाँ पे देखो हेड टेल हेड, ये बिल्कुल अलग है। हेड टेल टेल ये बिल्कुल अलग है। टेल हेड हेड ये बिल्कुल अलग है। टेल 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 हेड ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है, और ये भी अलग है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करो, यानी कि 2 शीर्ष आने चाहिए। ठीक है, 2 शीर्ष किस किस में आ रहे हैं, देखो इसमें 2 शीर्ष आ रहे हैं, तो एक तो ये हो गया हेड, 2 मतलब 2 शीर्ष मतलब 2 हेड। इसमें भी आ रहे हैं 2 हो गया, इसमें आ रहे हैं 3 हो गया, और किसी में 2 शीर्ष नहीं आ रहे हैं, तो 3/8 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 3/8। बस सिंपल है, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, कोई जमीन पर स्थित कोई बिंदु है, मान लो ए है, यहाँ पे जमीन पर स्थित किसी बिंदु पी से, अच्छा पी दे रखा है तो पी नाम रख लो, क्या फर्क पड़ता है। एक मीनार की चोटी, अच्छा देखो यहाँ पे कोई एक मीनार है, ये हमारी एक मीनार है, कुतुब मीनार है सपोज करो। इसकी चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये चोटी यहाँ पे होगी, इसका उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना दे रखा है दोस्तों, 30 डिग्री दे रखा है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है दोस्तों, 100 मीटर। तो पूछा गया है कि पी से मीनार की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी निकालनी है आपको। तो देखो दोस्तों आपको पता है ना, ये त्रिभुज बन गया, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। आपको पता है कि ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, कर्ण, जिसको इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आधार। तो आपको पता दोस्तों, लंब पता है, आधार पता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, LEL/KKA, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो टेन थीटा बराबर जो होता है, आप कह सकते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका, 100 मीटर। आपको आधार क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो आपका जो आधार होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो आधार, यानी कि जो ए होगा वो हो जाएगा 100/10 30 डिग्री, बस 100/10 30 डिग्री। तो आपको बस 10 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका क्या होगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 10 30 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता है 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगा 100/1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा तो 100 गुणा √3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका आंसर 173 मीटर। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3 बराबर होता है 1.73 मीटर। ठीक है, और √2 बराबर 1.414 मीटर, 1.414। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया आपका 173 मीटर। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा। अच्छा, ये आयु वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आयु वाले मैंने भी क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके आते ही हैं हर साल। तो ये आयु वाले क्वेश्चन हो गए, प्रायिकता वाले क्वेश्चन हो गए, ये आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। एक प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, ये आपके जनरल जो टॉपिक है इनके क्वेश्चन आते ही हैं। देखो सचिन राहुल से एक बार देखिए दोस्तों, सचिन है आपके पास और एक राहुल है। ये कह रहा है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो राहुल अगर x है तो सचिन छोटा होगा, यानी x - 4 हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। अब बोला गया यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, सचिन और राहुल की आयु का अनुपात 7:9 है, तो देखो बड़ा कौन होगा, यानी कि राहुल होगा, और ये होगा 7, यानी 7:9 है, यही तो दे रखा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, हम इनकी आयु का अनुपात निकाल लेंगे। देखो x हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, x - 4 बराबर क्या होना चाहिए, 9/7। क्योंकि देखो मेरे को क्या पता है, हमको तो पता है कि x है, उसकी राहुल की आयु हमने x मानी है, तो सचिन की कितनी है, x - 4, तो इनका अनुपात क्या होगा, x/x - 4। लेकिन पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है 7/9, मतलब इसकी मान रखिए 9, इसकी 7। ये आप ध्यान रखना कि इनको उल्टा मत कर देना। आपने जब राहुल को बड़ा माना है, क्योंकि क्वेश्चन में राहुल बड़ा दिया है, तो उसका जो अनुपात होगा वो बड़ा होगा, यानी 9 उसको लेना पड़ेगा। अब इसका दोस्तों गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 7x बराबर 9x माइनस के 9 चौका 36। अब इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18, यानी राहुल की आयु कितनी होगी बच्चों, 18। क्वेश्चन में किसकी आयु पूछी है, सचिन की पूछी है, तो राहुल की आयु अगर 18 है तो सचिन की आयु कितनी होगी, राहुल की आयु अगर 18 है तो सचिन की आयु कितनी हो जाएगी, 18 - 4 यानी कि 14 वर्ष। तो आंसर क्या आएगा, 14 वर्ष। तो क्वेश्चन में जो तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, है नहीं, तो 14 है ही नहीं, क्योंकि सचिन राहुल से 4 वर्ष क्या है, छोटा है, यही तो दिया गया है क्वेश्चन में, है ना दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कि 15 वर्ष के बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो 15 वर्ष बाद राजीव की आयु, तो देखो राजीव है हमारे पास एक, उसकी आयु 15 वर्ष बाद, तो हम मान लेते हैं राजीव की वर्तमान आयु कितनी है, x क्या होगी दोस्तों, वर्तमान आयु, तो आपको पहले वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। तो राजीव की वर्तमान आयु x है, तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों, x + 15, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसा बोलता जाए क्वेश्चन आप वैसा करते जाइए ना, तो x + 15 हो जाएगी। अब बोला है कि 15 वर्ष के बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी दोस्तों, अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5। अब बोला गया है कि 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि इस वाली आयु की 5 गुनी कर दो, बस आंसर आ जाएगा। यही तो बोला है, 15 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी, तो 5 इधर गुणा कर दिया। आप सॉल्व कर दो, x + 15 बराबर 5x - 25। अब ये कितना हो जाएगा, x इधर चला जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4x बराबर, ये 25 इधर आ जाएगा 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। तो बोला गया है कि राजीव की वर्तमान आयु क्या थी, x, और x बराबर कितना आया 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 10। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किसी संख्या के दुगने में से, देखो कोई संख्या है, अब कोई संख्या जो आपको पूछा गया वही x मान लिया, कोई संख्या के दुगना यानी x, उसका दुगना कितना हो जाएगा 2x, उसमें से 15 घटाने पर कितना घटा दो, 15 घटा दो, परिणाम संख्या की दुगनी से 10 अधिक, घटाने पर जो परिणाम है वो संख्या की दुगनी से 10 अधिक हो जाती है, संख्या की दुगनी से 10 अधिक हो जाती है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 7 गुने, और सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, किसी संख्या के 7 गुने, तो 7 गुना मतलब 7x, 7 गुने में से 15 घटाया, तो जो परिणाम है, ये जो परिणाम है वो संख्या के दुगने से यानी दुगना 2x से 10 अधिक हो जाती है, 10 अधिक, तो बराबर कर दो दोनों को। तो इसको 2x को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, 7x में 2x जाएंगे तो 5x, ये 15 और 10 हो जाएंगे 25, तो यहाँ से x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 5, यानी संख्या क्या होगी 5। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपने 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए दोस्तों, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको थोड़ा ज्यादा वो लगेगा, वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ये बहुत क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के व्यक्त कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, फिर 2 से भाग दे दीजिए, 2 छकी 12, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 7 21 और 7 एकम 7, तो यह जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं ना अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ऐसे करते हैं, ठीक है।
इस श्रेणी को देखकर बताइए कि अगली संख्या क्या होगी। देखो श्रेणी दी हुई है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि पहला 2 है, फिर उसके बाद 1/2 है, अगला 1/4 है, सॉरी पहला 2 है, फिर 1 है दोस्तों, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर बोला अगला। तो ये आप जान रहे हो ना ये कौन सी श्रेणी है, ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि अगला जो पद है वो पहले आने वाले पिछले पद का आधा है। जैसे इसका और इसका अनुपात देखेंगे तो 1/2, इन दोनों का अनुपात देखेंगे तो 1/2/1 मतलब 1/2, 1/4 में 1/2 का भाग दोगे तो 1/2, यानी कि ये एक ऐसी गुणोत्तर श्रेणी है जिसका जो अनुपात है वो 1/2 है। तो अगला पद क्या होगा, इस वाले का आधा हो जाएगा, तो 1/4 में भी 1/2 का भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 1/8, अगला इसका भी आधा मतलब 1/8, उससे अगला 1/16, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/8, गुणोत्तर श्रेणी से हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 से 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं 3 से नहीं। 11 से लेके 15 के बीच की ऐसी संख्या निकालनी है जो 7 से भी विभाजित हैं, 7 से तो उनमें क्या होगा भाग जाएगा, लेकिन 3 से भाग नहीं जाना चाहिए, है ना दोस्तों, यानी कि 7 से तो भाग जाए लेकिन 3 से भाग नहीं जाना चाहिए, ये आपको सोचना है। तो देखो दोस्तों 11 के बाद में अगली ऐसी संख्या है जो 7 से भाग चला जाए, तो 11 के बाद में अगली संख्या सोचिए, 11 से लेके 50 के बीच में, यहाँ पे 50 है दोस्तों, तो अगली संख्या क्या होगी 12 होगी, ठीक है, 13 होगी, 14 होगी, 15 होगी, 16 होगी, 17 होगी, 18 होगी, ऐसे करके आपकी कहां तक होंगी 50 तक होंगे। अब 12 जो है वो 7 से विभाजित है क्या, नहीं है, तो 7 से विभाजित वाली संख्या लिख लो पहले आप। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होंगी 14 होगी, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, उसके बाद तो 50 से बड़ी हो जाएंगी। तो यही संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से 50 के बीच में जो 7 से क्या हो रही हैं भाग हो रही हैं। अब इनमें से वो संख्याएं हमें हटा देनी है जो जिनमें 3 से भी भाग जा रहा है। तो देखो 30 7 21, इसको हटा दो, इसमें भाग चला जा रहा है, 14 तिया 42, इसमें भाग चला जा रहा है, उसके बाद 28 में नहीं जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, 49 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, तो संख्या कितनी बची 14, 28, 35, 49, यानी 4 संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इतने में से कितना घटाया जाए। ये देखो कितने बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि 7589 में से कितना घटाएं कि परिणाम कितना आना चाहिए 34 34 आना चाहिए। तो सिंपल है, 34 34 को घटा के देख लो, 9 में 4 गए तो 5, 8 में 3 गए तो 5, 5 1 4। मुझे नहीं पता इतने आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखो कितने क्वेश्चन आसान पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं, ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं जब आप टफ क्वेश्चनों में फंस जाते हो ना, तो इतने जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं। देखो ये कितना क्वेश्चन आसान था, ये भी हो गया। सिंपल आपसे क्या पूछा था, घटा पूछा था। प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। देखो पहली 5 अभाज्य संख्या है। देखो बच्चों पहली अभाज्य संख्या आपको पता है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, फिर उसके बाद आती है 3, फिर आती है 4 होती है नहीं, 4 में तो 2 का भाग चला जाता है, फिर आती है 5, फिर उसका 6 नहीं है 7, और फिर उसका 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11। इनका योग पूछा है आपसे, जोड़ दो इनको, पहली 5 अभाज्य संख्या 2 और 3 5, 5 और 5 10, 7 7 17 17 11 28। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 28। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया। अगला पूछा है इसने कितने का मान क्या होगा। देखो दोस्तों इतना बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका मान पूछा है कि 1.0, इसमें जोड़ना है आपको 0.1, ये जोड़ दिया आपने 0.1 जोड़ दिया, फिर बोलना है कि 0.01, फिर जोड़ना है 0.001। आंसर निकालो 1 1 1 1.111, ये आंसर आ जाएगा। ये तो जोड़ था सिंपल, इसमें क्या बताऊं मैं आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में भी जोड़ पूछा है कि इतने का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ आपको, बोला है कि 34.95, इसमें जोड़ना है 240.016। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, बाकी जैसे संख्या उसको लिखते जाना है। अगला है 23.98, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 98 और 23 ऐसे। अब इनको जोड़ना है, जोड़ दीजिए 6 5 और 1 6 और 8 14, 9 9 18 और 1 19, उसके बाद में 4 और 3 7 और 1 8, 3 और 4 7 और 2 9, 298.946। तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो जोड़ था ना, पॉइंटों के जोड़ है ना, पॉइंटों के जोड़ तो आप जानते हैं ना कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दीजिए और संख्याओं को लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यहाँ पे अपना ये वाला पेपर अभी सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे 2012 वाला, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये कह रहा है कि 150 प्लस 50 गुणा 2, ये क्वेश्चन है 150 प्लस 50 गुणा 2 बराबर। तो दोस्तों पहले आपको पता है ना, पहले क्या सॉल्व करते हैं पहले आप सॉल्व करते हैं, देखो ये आप फॉर्मूला याद रखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मास, ये वाला फॉर्मूला बोर्ड मास। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं मतलब भाग सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा सॉल्व करते हैं, उसके बाद जोड़ और घटाव सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है भाग, और उसके बाद गुणा। तो भाग और गुणा की जो आपकी प्रायोरिटी है वो पहले है, किससे, आपके जोड़ और घटाव से। तो यहाँ पे गुणा पहले होगा, ना कि ये आप पहले जोड़ देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको पहले गुणा करना है क्योंकि गुणा पहले आता है। तो 150
प्लस 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था 100, यहाँ पे 100 था, मैं क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक कर दे रहा हूँ। 100 प्लस 50 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 50 दूनी 100, यानी 100 प्लस 2 कितना 200। बहुत आंसर क्वेश्चन था, 200 आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है 42.5 मीटर लंबी रॉड। देखो रॉड कितनी दी हुई है, 42.5 मीटर लंबी एक रॉड है, ये एक रॉड है आपकी। अब बोला है कि इससे 85 सेंटीमीटर के 85 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आपकी जो रॉड है वो मीटर में है, तो इसको क्या कर लोगे दोस्तों सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 42.5 में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 से गुणा कर दोगे, इसको गुणा करोगे तो आएगा 4250 सेंटीमीटर। अब इसमें से 85 सेंटीमीटर के टुकड़े कितने होंगे, तो भाग देना है ना, तो भाग दे दीजिए, 5 बार भाग जाएगा 50, यानी आंसर क्या आएगा 50 टुकड़े। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि डेविड अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान में, देखो 4-5 विषय दी हुई है, इंग्लिश दी हुई है, गणित दी हुई है, मैथ दी हुई है, भौतिक फिजिक्स दी हुई है, रसायन केमिस्ट्री दी हुई है और जीव विज्ञान बायोलॉजी दी हुई है। उनमें नंबर आए हैं उसके 76, इसमें 65, इसमें 82, इसमें 67 और इसमें 85। अब बोला गया है कि इतने अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, तो बोला कि प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की कितनी संख्या है उनका भाग देना है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा। जोड़ कर लीजिए 6 और 5 11 और 2 13 और 7 20 और 5 25, यहाँ से लगी 2, 8 और 6 14 और 8 22 और 6 28 और 7 35 और 2 37 और बटे 5 कर दो, 5 7 35, 2 5 25, औसत क्या आ गया दोस्तों 75। देखा आपने, औसत निकालने का तरीका आपको पता है ना, जितने आपको टर्म्स दी हुई हैं उनका जोड़ बटे कितनी टर्म्स है उनका भाग देना है, संख्याओं से भाग दे देना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आपसे पूछा गया है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के पहले 5 गुणज क्या होंगे, तो पहला गुणज हो जाएगा 3, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, अगला हो जाएगा 15। इनका औसत पूछा है, तो क्या करोगे आप, इनका सम कर दोगे, सम कर दोगे, सम कर दिया और बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग दे दो, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, तो 45 बटे कर दोगे 9, 45 बटे 5, तो 5 नाम 45, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों 9। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे तो निकालोगे। अगर पूछता 6 गुणज, तो यहाँ पे 18 और आ जाता, 6 से भाग हो जाता। जितने गुणज पूछेगा, जितनी संख्या होंगी उतने का भाग देना है। तो औसत वाले क्वेश्चन भी आपने देखा दोस्तों पूछे जाते हैं, तो ये औसत टॉपिक को भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। 5/4% में कितना हो, देखो प्रतिशत जो 3/4 है, 5/5 4 है। ये प्रतिशत के क्वेश्चन बहुत आए हैं आपके, प्रतिशत के क्वेश्चन आए हैं, औसत के क्वेश्चन आए, ये तो टॉपिक्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं। तो पूछा गया है कि 5/4% में कितना होगा। तो आपको पता है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बता चुका है मेरे चैनल पे। केवल क्या करना है, परसेंटेज वाला वीडियो आप देख लेना पूरा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। क्या करना होता है, गुणा में 100 कर देना होता है प्रतिशत से भिन्न बदलने के लिए। प्रतिशत से अगर भिन्न बदलना है तो गुणा में 100, और भिन्न से प्रतिशत बदलना है तो भाग में 100। तो 5 गुणा 25 कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 125%। ये सॉल्व हो। तो ये आपका 2014 का जो क्वेश्चन थे, 2014 का जो हमारा जो एग्जाम था दिल्ली पुलिस का, वो मैंने सॉल्व किया। तो इसमें आपने देखा होगा सिंपली जो जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक तो औसत टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके अलावा आपका जो अगला टॉपिक रहा है इसमें वो पूछे गए हैं आपके ये अभाज्य संख्याएं, जीपी से पूछे गए हैं, गुणोत्तर श्रेणी से। फिर आपके पास आयु वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं आपके। उसके बाद प्रायिकता वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आयत का, बेलन का, ये सब वाले क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे गए। तो ये टॉपिक्स क्या है आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह से, तो इनको आप एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। अब हम अपना टॉपिक अगला स्टार्ट करेंगे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्रियल का एग्जाम 2012 है, ठीक है। अब हम इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो दोनों को पेपर आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आप अपना लेवल चेक कर लीजिए कि आपसे जो क्वेश्चन थे वो कितने बन पा रहे थे, आपको एक आइडिया हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 2012 का पेपर। मैंने अभी जो कराया था वो 2014 का था, अभी 2012 का करते हैं। दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन, यदि 2 आदमी 2 दीवार 2 दिन में बनाते हैं। देखो 2 आदमी हैं आपके पास, 2 ही दीवार हैं और उनको दिन कितने लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक आदमी होगा तो वो एक दीवार को कितने दिन में बनाएगा, 2 ही दिन में बनाएगा ना भाई। 2 आदमी है, 2 दीवार है, तो 2 आदमी 2 दीवारों पे लगे हुए हैं, तो एक आदमी एक दीवार पे, तो एक आदमी एक दीवार कितने दिन में बनाएगा, 2 दिन में। ये आप कह सकते हो ना, एक आदमी कितने दीवार एक दिन में, एक दीवार को कितने दिन में बनाएगा, 2 दिन में, ठीक। तो 4 आदमी 4 दीवार, तो दोस्तों देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 4 आदमी 4 दीवार कितने दिन में बनाएंगे ये पूछा है। तो 4 आदमी 4 दीवार मतलब एक आदमी एक दीवार, वही बात तो हो गई भाई। 4 आदमियों के हिस्से में 4 दीवार है, मतलब एक आदमी के हिस्से में एक दीवार कितने दिन में बनाएगा, तो वो तो हमें पता ही है पहले से, 2 दिन लगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2 दिन। तो 4 आदमी भी 4 दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, 2 दिन में। ये क्वेश्चन
बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा दिमाग पर लोड लेना था, लेकिन लोग क्या करेंगे इसमें 8 क्वेश्चन 8 4 करके आ जाएंगे आंसर, तो वहीं पे आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 2 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 120 का परसेंटेज, 120% ऑफ 75, यानी 75 का 120% पूछा है, तो 75 का 120% कैसे निकालेंगे, 75 गुणा 120/100 हो गया बस। 5 से भी 15 बार, 5 दूनी 10, 2 से ये 6 बार, 15 6 90, 90 आंसर हो जाएगा। आपको पता है ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गुणा जितना भी परसेंटेज निकालना होता है जिस संख्या का बटे 100 कर देना है। अब बोला गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि x बराबर दिया होता 2, y बराबर दिया होता 3, तो आपसे पूछा है x की पावर 3 प्लस y की पावर 2। पुट कर दीजिए यार, x क्या है 2 है, 2 की पावर 3 प्लस y कितना है 3, 3 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9, आंसर आएगा आपका 17। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, 20 कामगारों की औसत सैलरी 1300 रुपए। देखो 20 कामगार हैं किसी कंपनी में, 20 कामगार है मतलब 20 लेबर है, उनकी जो औसत सैलरी है, उनकी जो औसत आई सैलरी का जो औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1300 रुपए। यानी 20 कामगारों की जो औसत सैलरी मिलकर आ रही है वो 1300 रुपए आ रही है। अब बोल रहे हैं कि यदि इसमें मैनेजर की भी सैलरी जोड़ दी जाए, अब 20 कामगार हैं उनमें अगर एक मैनेजर को भी जोड़ दिया जाए, मैनेजर की प्लस मैनेजर की सैलरी भी जोड़ दी जाए, तो जो औसत सैलरी है वो कितनी हो जाती है, 2000 रुपए प्रति माह। देखा आपने, 2000 रुपए प्रति माह हो जाती है। तो मैनेजर की सैलरी क्या है, तो मैनेजर की सैलरी क्या है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपको पता है कि 20 कामगारों की औसत सैलरी, तो हम ऐसे करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, औसत सैलरी कैसे निकाली होगी, यहाँ पे लिखी होगी कि 20 कामगारों की जो सैलरी है उसका जोड़ होगा 20 कामगारों की सैलरी का योग, यही तो होगा, ऊपर योग ही तो आता है, और बट्टे 20 से भाग दिया होगा, तभी तो ये औसत सैलरी आई होगी। वो कितनी दे रखी है, 1300 के बराबर है, तो 1300 बराबर 20 कामगारों की सैलरी, 20 कामगारों की सैलरी का योग, 20 कामगार की सैलरी का योग, और बट्टे कितना हो जाएगा 20। तो 20 कामगारों की सैलरी यहां से निकाल दोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे वज्र गुणन से, तो ये आ जाएगा 1300 गुणा 20, 13 दूनी 26, यानी ये आ जाएगा 26,000। तो आप कह सकते हो कि 26,000 जो है वो क्या है, 20 कामगारों की सैलरी का योग है, 20 कामगारों की सैलरी का टोटल है, एक तरह से योग है। यहां तक आपको पता चल गया। अब बोला गया है कि 20 कामगारों की सैलरी में मैनेजर की सैलरी और जोड़ दें, तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 21 लोग हो जाएंगे। टोटल लोग अभी कितने हो जाएंगे, 21 लोग, और जो औसत आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 2000 आएगा। औसत कितना आएगा, 2000। तो यानी 21 गुणा 2000, जैसे यहाँ पे हमने 1300 गुणा 20 किया, ऐसे हम अगर 21 गुणा जो औसत आ रहा है 2000 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 कामगारों की सैलरी का योग प्लस उसमें एक मैनेजर की सैलरी और जुड़ गई है, प्लस मैनेजर की सैलरी, सही है। तभी तो 21 लोग हुए, तो 21 गुणा 2000, ये हो गए आपके 42,000। तो 42,000 बराबर 20 कामगारों की सैलरी का योग आपको पता है यहाँ पे कितना है, 26,000। यहाँ पे आप इसको रख दोगे 26,000 प्लस मैनेजर की सैलरी, तो यहाँ पे मैनेजर की सैलरी आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, 42,000 में से 26,000 को घटा दो, ये आएगा 16,000। तो 16,000 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, मैनेजर की सैलरी। मैंने आपको पूरा बता दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 16,000। हो गया सॉल्व, सिंपल था। औसत का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। औसत क्या होता है, जितनी भी संख्या दी है उनका योग बटे टोटल जितनी भी संख्या है, बस हो गया सिंपल। 20 कामगारों की सैलरी दे रखी है, उसका औसत दे रखा है। 20 कामगारों की सैलरी आपको पता नहीं, औसत दे रखा है, तो 20 कामगार इनटू जो औसत सैलरी है उसका गुणा कर दोगे तो 20 कामगारों की सैलरी का योग आ जाएगा। अब उसमें एक मैनेजर और जोड़ दिया, मतलब टोटल 21 लोग हो गए। अब जो औसत आ रही है उसको उससे गुणा कर दोगे तो वो 20 कामगारों की सैलरी प्लस मैनेजर की सैलरी बराबर आ जाएगा, वो 42,000 आ गया। 42,000 में से 26,000 घटाओगे तो वो मैनेजर की सैलरी आ जाएगी। ठीक हो गया सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये औसत का जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले पेपर में भी औसत से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, तो आप औसत वाला जो चैप्टर है ना इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। और एक परसेंटेज वाला है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, कितने समय में पैसा अपने का दोगुना हो जाएगा यदि 12.5% सरल ब्याज की दर पर पैसा उधार दिया गया है। देखो रेट दे रखी है आपको 12.5% सरल ब्याज, ये आप देख लेना क्वेश्चन में कि सरल ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है सरल ब्याज, और पूछा गया है कि अगर मान लो मूलधन P है तो कितने समय में वो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। कितने समय में वो क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी दुगना हो जाएगा, ये पूछा गया है। अब आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सरल ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। तो अगर P से 2P हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि वो दुगना हो, यानी कि उसमें ब्याज कितनी जुड़ रही होगी। यहां से आप ब्याज निकाल सकते हो, ब्याज कितनी होगी, पैसा था तो P लेकिन हो गया 2P, मतलब उसमें ब्याज कितनी जुड़ गई, P जुड़ गई। तो आप कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या रख दोगे, P रख दोगे। यहाँ पे P की जगह पे क्या रखोगे, P ही रहेगा क्योंकि मूलधन तो P ही था।
रेट क्या है आपकी 12.5% इंटू टाइम, टाइम आपको निकालना है, बटे में 100 कर दोगे। अब यहाँ से टाइम निकल जाएगा, पी से पी कट गया, ये 100 इधर चला जाएगा, तो 100 बराबर 12.5 गुणा टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप 100 में बेटा भाग दे दोगे 12.5 का, तो ये कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 साल। हो गया क्वेश्चन। अब बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद है, तरीका पता है, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ये तो मैं बहुत आपको क्या है कि स्लो करा रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन को, इन टॉपिक को, इन क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड्स लगेंगे, क्वेश्चन आप खट करते जाओगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इनको बहुत आराम से करा रहा हूँ। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक अलमारी को 16% के लाभ पर बेचा गया। लाभ कितना है दोस्तों 16% के लाभ पे बेचा गया, ठीक है, बेचा गया यानी विक्रय मूल्य हो गया, यानी बेचा गया है उसको 16% के लाभ पे। यदि इसे 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ कितना होता 20% होता। तो क्रय मूल्य क्या है? देखो दोस्तों ये आप सोच के चलिए कि आपने क्या किया कि ऐसे, अब इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो मान लीजिए आपने क्रय मूल्य माना 100 यूनिट था, क्रय मूल्य क्या माना 100 यूनिट है, तो उसको कितने पे बेचा गया 16% लाभ का मतलब 16 रुपए बढ़ा दो 100 पे, तो यानी 116 यूनिट, यानी 116 में बेचा गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि यदि इसे 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो विक्रेता का लाभ 20% होता। तो अगर 100 यूनिट पे अगर हमें 20% का लाभ चाहिए, यहाँ तो 16% का लिया, अगर 20% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 120 में, यानी 120 यूनिट में, ठीक है। तो आप देख रहे हो जब 16% पे बेच रहे हो तब 116 में बेच रहे हो, और जब 20% का लाभ चाहिए तो आप कितने में बेच रहे हो 120 में, तो दोनों का अंतर जो है वो कितना है 4 यूनिट। लेकिन विक्रय इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना अधिक बढ़ाना चाहिए उसको 100, यानी कि आप कह सकते हो कि 4 यूनिट बराबर 100, तो आप बोल दोगे कि 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 25। तो आपका क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य आपने माना कितना था 100 यूनिट, क्रय मूल्य आपने माना कितना है 100 यूनिट, तो आप क्या कर दोगे 25 गुणा 100 कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 2500 आंसर। तो आंसर तो इसका होगा 2500। एक तो ये तरीका हुआ आपका। दूसरा तरीका ये है कि आप x मान के कर लो ना, आप ऐसे कर लो कि 16% लाभ पर बेचा गया, तो मान लो कि आप अल्टरनेट तरीके से अगर XYZ वाले से करना चाह रहे हो, तो मानना उसका क्रय मूल्य x रुपए था, x क्या हो गया उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब उसका 16% लाभ पर बेचा गया, तो 16% लाभ पर बेचोगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा x गुणा 100 प्लस 16, तो यानी 116 बटे 100, ये हो गया, इस पे बेचा गया। अब वो बोल रहा है कि अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो कितने पे बेचेगा x गुणा 120 बटे 100, और इन दोनों का अंतर कितना है 100। तो बस ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो, क्योंकि यही तो बोल रहा है x गुणा 120 बटे 100 माइनस x गुणा 116 बटे 100, और इन दोनों का अंतर 100 रुपया, क्योंकि 100 रुपया बढ़ा के बेचता तब उसको 20% का लाभ होता, अभी 16 का हो रहा है, तो अंतर क्या है 100 के बराबर है। सॉल्व कर दो दोस्तों, ये हो जाएगा 120x और ये 116x, ये हो जाएगा 4x, और बट्टे 100 है उसको उधर भेज दो, तो 100 गुणा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 से इसको काट दो 25 बार, तो ये हो जाएगा 2500। दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 2500 आएगा। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, x मान के, या फिर मैंने जो तरीका बनाया 100 यूनिट माना तो 16% का लाभ कर रहे हो तो 116 में बेचोगे, 116 यूनिट में 20% का चाहिए तो 120 में बेचोगे, दोनों का अंतर कितना है 4 यूनिट। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 25, तो और मैंने क्रय मूल्य माना है 100 यूनिट, तो 25 गुणा 100 हो गया सॉल्व। ये क्या है कि मैंने मेरे चैनल पे आप देखिएगा एक वीडियो पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लाभ का, परसेंटेज का, ये मेरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के 3-3 घंटे के वीडियो हैं, इनमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप उनमें अगर आप देखोगे ना तब आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आप क्या है कि सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाले क्वेश्चन, तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, परसेंटेज वाला और प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 9 प्लस 0.9 प्लस, ये देखो ये वही क्वेश्चन है 9.0, उसमें जोड़ना है 0.9, तो 0.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस, फिर 0.009, ठीक है, फिर है 0.099 जोड़ दो, 9 9 18, 9 और 1 10, फिर उसका 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, आंसर आएगा 10.001। ये हो गया आंसर आपका। 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 7:25 किसके बराबर है, 7:25 किसके बराबर है। तो एक तरह से 7/25 पूछा है किसके बराबर है, तो 7:25 मतलब 7/25 गुणा 100, 25 चौका 100, 7 चौका 28, ऐसे ही तो निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, गुणा 100 कर देना है। 7/25 पूछना तो 7/25 गुणा 100, भाई भिन्न से परसेंटेज बदलने के लिए गुणा 100 कर दिया, 28% आ गया, आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अगला पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, 0.9, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.9 इंटू 0.007 कितना होगा 9 7 63, पॉइंट के बाद कितने संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 संख्या के बाद यानी 2 जीरो और लगे तो 0.0063, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक नंबर को पहले 10% बढ़ा दिया जाए फिर 10% घटा दिया जाए,
मैंने इसका तो आपको एक फॉर्मूला बताया कि हमेशा कभी भी अगर सेम परसेंटेज में आप बढ़ा रहे हो किसी नंबर को, फिर सेम परसेंटेज में घटा रहे हो, तो हमेशा जो रिजल्टेंट होगा उसमें जो हमेशा कमी होगी, उसमें क्या होगी, पहले नंबर तो कमी होगी, और कमी होगी हमेशा एक्स स्क्वायर बाई 100% के, एक्स स्क्वायर बाई 100% के बराबर। तो यानी 10% बढ़ाया और 10% घटाया, तो जो कमी होगी वो 10 गुणा 10/100% की कमी होगी, यानी कि कितनी होगी, 1% की कमी। कितनी कमी होगी बच्चों, 1% की कमी। अब परिणाम कितना आ रहा है, 99 आ रहा है, तो 1% की कमी करने में परिणाम कितना आ रहा है, 99। तो आप यानी कि 100 अगर पहले मान रहे हो, आप ऐसे सोचिए, चलो आप अगर 100 मान रहे हो तो 100 के 1% कमी हो रही है, यानी 99 आ रहा है, तो यानी मूल संख्या क्या होगी, 100। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, आप 100 है उसका 10% बढ़ाया, तो 100 का 10% बढ़ाया मतलब कितना बढ़ाया, 10 रुपये बढ़ाया, तो 100 का कितना हो गया, 110। उसका फिर 10% घटाया, उसका 10% घटाने का मतलब कितना हो गया, 1 0 से 1 0 यानी कि 11 रुपये घटा दिए, तो 100 में से सॉरी 110 में से 11 रुपये घटा दीजिए, 110 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 99। तो आपकी ओरिजिनल संख्या क्या थी, तो ओरिजिनल संख्या 100 ही तो थी, तो हो गया आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार आधी दूरी इतने किलोमीटर की चाल से और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर चाल की, औसत चाल पूछे भाई, पहली आधी दूरी 20 से, अगली आधी दूरी 30 से, तो औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक थैले में 90 रुपए के सिक्के हैं, एक थैला है आपके पास, उसमें 90 रुपए के सिक्के हैं, कोइन है, ठीक है। अब बोला गया है कि सिक्के अगर जो हैं वो सिक्के किस किस के हैं, सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के। ये आपके पास सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, और उनका जो अनुपात है 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात है 2:3:5। ये अनुपात है, ठीक है दोस्तों। तो बोला गया है कि तो बताइए 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। यानी 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 2 अनुपात में है, 25 पैसे के सिक्के जो है वो 3 अनुपात में है, और 10 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5 अनुपात में है। इस तरीके से अनुपात दिया हुआ है, और 90 रुपए के टोटल सिक्के हैं, तो बोला पूछा गया कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपको ये पता करना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 50 पैसे के आप 2 सिक्के ले लीजिए, एक तरह से जैसे अनुपात दिया उनका सीधा सीधा गुणा कर लीजिए। 50 पैसे के 2 सिक्के देंगे तो कितना रुपया बन जाएगा, 1 रुपया। 25 पैसे के 3 सिक्के लोगे तो कितना हो जाएगा, 0.75 रुपया, ठीक है दोस्तों। और 10 पैसे के 5 सिक्के लेंगे तो 50 पैसा, 1.50 रुपये। तीनों को जोड़ो कितना आया, तीनों का आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 रुपया 75 पैसा और 50 पैसा, यानी कि 2 रुपया 25 पैसा। टोटल कितना आ गया आपका, 2 रुपया 25 पैसा। अब टोटल रुपया कितना है, 90 रुपए, तो 90 में इसका भाग दे देना, 90/2.25, ये भाग दोगे तो आप 40 आएगा। यानी ये पता चल गया कि जो अनुपात है, यानी कि ये अनुपात होगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 40, क्योंकि आपने तो 2 सिक्के लिए हैं लेकिन टोटल आ रहा है भाग 40, यानी कि 2 के ऐसे 40 बार करना है। तो यानी कि ये कितने हो जाएंगे आपके, 40 दूनी 80 सिक्के, 50 पैसे के हो जाएंगे 80 सिक्के, और यहाँ 3 आ रहा है तो 40 गुणा 3 करोगे तो 120, 40 गुणा 5 करोगे 200। क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे के 3 थे, तो यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 40 गुणा 3 यानी 120। आंसर क्या आ जाएगा, 120, क्योंकि आपने क्या किया है, 2 सिक्के मान के किया गया है। तो 2 सिक्के मानने से जब आपका भाग आ रहा है वो 40 आ रहा है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, इनसे गुणा कर देगा, गुणा करना पड़ेगा अनुपात को, तो 40 दूनी 80, 40 से 120, 40 पंजे 200, तो ये आंसर आ जाएगा 120। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 13वां नंबर पूछा गया, 2 + 1 2 की पावर -1, तो 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 की घात -1 मतलब उल्टा हो जाएगा 1/2, तो ये कितना होगा 2.5। आंसर क्या हो जाएगा 2.5, ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, पेपर में लगते टफ हैं क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी थे। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा गलत होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया है, 2 की पावर 8 दिया है प्लस 2 की पावर 5 का स्क्वायर पूछा है, तो 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 5 ये हो जाएगा। 2 की पावर 8 को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लीजिएगा, आप ऐसा करो तो इसमें 2 की पावर 5 कॉमन ले लो, तो 2 की पावर 5 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 मतलब 8 और 1 9, तो 2 की पावर 5 गुणा 9, और इसका क्या करना है फिर, स्क्वायर और करना है पूरे का, इस पूरे का क्या था दोस्तों, स्क्वायर था, तो 2 की पावर 5 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, गुणा 9 और इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखना इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत रहेगा, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, यदि एक वृत्त का व्यास दोगुना कर दिया जाए, देखो एक वृत्त है, इसके व्यास को, व्यास जानते हैं ये आपका क्या होता है, रेडियस, और व्यास होता है दोगुना, यानी कि व्यास जो होता है वो क्या होता है 2 × रेडियस, यानी रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है बच्चों, व्यास होता है, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। अब बोला है कि व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है πr², यानी रेडियस का दोगुना, व्यास को दोगुना करना मतलब रेडियस को दोगुना करना, और रेडियस को अगर दोगुना कर रहे हो आप, यानी पहले r थी फिर 2r कर रहे हो, तो यानी कि पाई × 2r का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई इंटू 4r²। तो 4 गुना हो रहा है कि नहीं आ रहा, पहले पाई r² था, अब 4 पाई r², यानी 4 गुना होगा कि नहीं होगा दोस्तों, 4 गुना क्या होगा, पड़ जाएगा। अगर 3 गुना करता, व्यास को तिगुना करना मतलब रेडियस को तिगुना करना, तो यहाँ 3 आता तो 3 3 9, यानी 9 गुना बढ़ जाता। तो ये आप ऐसे कर सकते हो वाले क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.5 है इसका स्क्वायर। जब भी आप जानते हैं पॉइंट की संख्या उनका स्क्वायर किया जाता है, यानी कि एक से छोटी जो संख्याएं होती हैं, एक से छोटी जो संख्याएं हैं उनकी कोई भी घात करोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक से छोटा ही आएगा, यानी उस संख्या से छोटा आएगा। तो 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 25, दो संख्याओं के बाद पॉइंट यानी 0.25। तो आप बताइए 0.25 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, तो आप कहोगे 0.5 बड़ा है, क्योंकि ये 50 पैसा है 25 पैसा, तो यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 0.5 से क्या होगा, कम होगा। या इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी विनिमय पॉइंट 4 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार से चल रही है, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन पूछा है 10 मिनट में, क्वेश्चन पूछा 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको पता है ना, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितनी दी हुई है, 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर दूरी आपको निकालनी है बटे समय दे रखा है 10 मिनट। तो आप डायरेक्ट गुणा नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट है। तो आप क्या करो, किलोमीटर पर घंटा, आंसर किस में पूछा गया है, मीटर में, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर मिनट में कर लो। तो देखो ऐसे करो, 92.4 ये किलोमीटर है, इनको मीटर में बदलेंगे तो कितने से भाग दे दोगे, 1000 से, और मिनट में करना है तो कितने से भाग दोगे, 60 से। ये हो गया बराबर दूरी बटे 10 मिनट। अब ये जो चाल आई है ये किस में आई है, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, 10 से ये कट जाएगा, अब दूरी निकालनी है, भाग दे दो बस। ये हो जाएगा 6 एकम 6, 3 बचे हैं, 6 चौक 24, 6 5 30 और 6 चौक 24, 15.4 गुणा 1000 कर दीजिए, यानी 15,400 मीटर, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15,400 ये रहा आपका आंसर, हो गया सिंपल सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भाई मैं ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, 92.4 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो किलोमीटर को क्योंकि दूरी आपका समय मिनट में दे रखा है, तो आपको जो स्पीड है उसको भी मीटर प्रति मिनट में बदला, तो मीटर में किलोमीटर के मीटर बना दीजिए, मिनट के 1 घंटा था, घंटा का मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दीजिए आपने, क्योंकि घंटा था ना नीचे, तो 60 मिनट हो गया। अब ये मीटर प्रति मिनट में आ गया, मिनट से मिनट कट गया, ये आपका 6 बार कट गया, 6 का भाग दे दिया, आपका मीटर में आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत बना लीजिए, जैसा बोलता जाए करते जाइए, खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, यानी ये 5 है तो ये 4 है। अब बोला है कि यदि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है और ये 5 है और ये 4 है, अब ये और ये का अंतर 20 मीटर दे रखा है, लेकिन हमारे हिसाब से अंतर कितना है, एक आना चाहिए, यानी 1 बराबर कितने के दे रखा है, 20 मीटर के दे रखा है। तो जब 1 यूनिट बराबर अगर 20 है तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 80, यानी कि लंबाई हो जाएगी 100 और ये चौड़ाई हो जाएगी 80, तभी तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 20 मीटर होगा ना। और अनुपात भी देखिए 5:4 है, तो लंबाई होगी 100 मीटर, चौड़ाई होगी 80 मीटर। अब पूछा गया है परिमाप होगा, तो बच्चों जब ये 100 मीटर है और ये आपका 80 मीटर है, तो परिमाप क्या होगा, तो ये भी 100 मीटर हो जाएगा, तो ये भी 80 मीटर हो जाएगा, और इन चारों का क्षेत्र जो जोड़ होगा वही क्या होगा, आपका परिमाप होगा। तो 100 और 100 200 और 80 और 80 160, तो 200 प्लस 160 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 360। आंसर क्या होगा, 360 मीटर। ये भी सॉल्व हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोला कि 5/3 में से क्या घटा है, कि 5/6 आ जाए, तो 5/3 में से x घटाओ और 5/6 आ जाए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/3, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आइए, 5/3 माइनस 5/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये जाएगा 10 माइनस 5, तो ये जाएगा 5/6। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5/6। सिंपल घटाना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 1.5 मतलब 3/2, ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 1.5 मतलब 3/2, तो आपसे पूछा है कि x² + 2x + 3/4 का मान क्या होगा। सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे क्या रख दोगे, 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3/2 प्लस 3/4, 3 3 9, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4 इधर आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 9/4 प्लस 3/4 को सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 3 और प्लस 3 यहाँ पे, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12, 12/4 मतलब 3, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर, हमारा फिर 4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये जो वीडियो है हमारा जो क्लास है ये खत्म हो जाएगी, और मैंने आपको 2 पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आप इनको एक बार और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य।
अब आपसे पूछा कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आप जानते हैं, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही होता है लाभ प्रतिशत। लाभ क्या होता है? लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई लाभ कब होता है? जब आपका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य थे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस गुणा 100, यही तो फॉर्मूला होता है। मैंने लाभ वाले अपने चैप्टर में बताया था आपको, आप मेरा वीडियो देखिएगा लाभ वाला, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हुए हैं। तो यहाँ से क्या निकालना है? हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बच्चों क्या हो जाएगा? लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ देखो आप, 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस। तो आप यहाँ से क्या करोगे? सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस अनुपात निकाल लोगे, ये हो जाएगा 6/5। इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले आओगे, तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 6/5। अब आप क्या कर दो? सेलिंग प्राइस इसको ऊपर ले जाके घटा दो माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसको नीचे वैसा ही रहने दो, तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 6 - 5/5, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ गया बच्चों? 1/5। अब यही तो हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें इंटू 100 करना है, तो 1/5 गुणा 100% कर दो, ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 20%। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 20%। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं आपको सॉल्व मेरे वाले वीडियोज में, आप पढ़िएगा, देखिएगा आप मेरे चैनल पे जाके, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई, फिर वही आयताकार खेत आ गया। आयत वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इनको एक बार थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी, यानी ये अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 288। अब खेत का क्षेत्रफल 288 दे रखा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2x गुणा x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 288। इसके बराबर कर दो, तो 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 144। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका? यानी कि किसी संख्या का वर्ग 144 है तो वो संख्या क्या होगी? 12 ही तो होगी। वर्गमूल को लोगे तो 12 आ जाएगी, यानी ये कितना हो गया? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 24। यानी कि चौड़ाई होगी 12, लंबाई होगी 24। तो बोला है कि खेत की लंबाई क्या है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 ही तो होगी, यानी ये वाली लंबाई होगी। आंसर क्या हो जाएगा? 24। अब आंसर कहीं 12 मत लगा के आ जाना जल्दी में, क्योंकि क्वेश्चन देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में लंबाई पूछी गई है, चौड़ाई की दोगुनी है, तो 24 होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि एक सूटकेस को 570 रुपए में बेचने पर, सूटकेस को बेचा है 570 रुपए, क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। 570 में बेचने पर विक्रेता को 5% की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। इसका मतलब अगर मान लो उसने 100 यूनिट में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था, तो उसने कितने में बेचा होगा? 95 रुपए में बेचा होगा, तभी तो उसको 5% की हानि हुई होगी। तो यानी 95 किसके बराबर दिया हुआ है? एक तरह से 570 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी एक किसके बराबर हो जाएगा? 570/95 के। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट, यही तो था हमने क्रय मूल्य, यही तो माना था कि 100 यूनिट में खरीदा है। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? 570/95 गुणा 100। 95 से इसको काट दीजिए ये कट जाएगा आपका 6 बार, तो ये आ जाएगा 600 रुपए। तो यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसे 5% का लाभ चाहिए। 5% का लाभ चाहिए, मतलब 100 की चीज को वो कितने में बेचेगा? 105 में। तो 600 की चीज को कितने में बेचेगा? तो 600 गुणा 105/100, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 5 = 30, 630 रुपए। यानी कितने में बेचना चाहिए दोस्तों? 630 रुपए। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सी। ये मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सॉल्व कराए हैं मेरे वीडियो में। आपको अगर लाभ आने का देखना है तो मेरा वीडियो देखिए, आप वहां पे जाके आपको समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चंस कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या था? बहुत आसान था, आप सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। 24 देखिए, अगली 24 है कि 18 बाइंडर्स, जो किताबों, जैसे किताब होती है हमारी, उनकी क्या बाइंडिंग होती है, उनकी क्या बाइंडिंग करते हैं ना। तो उसने बोला कि 18 जो बाइंडर्स हैं वो 9 से किताबों को 10 दिन में बाइंडिंग करते हैं। यानी 18 बाइंडर, यानी 18 वर्कर हो गए एक तरह से, और उनके पास 9 से किताब हैं, उनकी जो बाइंडिंग हो रही है वो 10 दिन में हो रही है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो बोला गया है कि 600 किताबें उनकी बाइंडिंग 12 दिन में करने के लिए कितने वर्कर चाहिए? ये तो पूछा गया है आपसे, यही तो पूछा गया है यानी 18 वर्कर 9 से किताबों की बाइंडिंग 10 दिन में कर रहे हैं। 18 वर्कर 9 से किताबों की बाइंडिंग 10 दिन में कर रहे हैं। तो आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि एक वर्कर, अगर यहाँ पे एक वर्कर निकालें तो 18 वर्कर मिलकर 9 से किताबों की बाइंडिंग कर रहे हैं। तो एक वर्कर कितने की किताब की बाइंडिंग कर सकता है? 50 किताबों की। 9 से मैं 18 का भाग दे दो, यानी 50 किताबों की बाइंडिंग एक वर्कर कर सकता है। वो कितने दिन में? 10 दिन में। ये सेम रहेगा, 10 दिन में। यानी एक अकेला वर्कर 50 किताबों की जो बाइंडिंग है वो 10 दिन में कर सकता है, ठीक। तो एक अकेला वर्कर कितने किताबों की बाइंडिंग 12 दिन में करेगा? अगर मान लो कि एक अकेला वर्कर अकेला है, 50 किताबों की बाइंडिंग 10 दिन में कर रहा है, 50 किताबें 10 दिन में, यानी कि आप कह सकते हो कि एक दिन में कितने की बाइंडिंग कर रहा होगा? एक दिन में कितने की बाइंडिंग कर रहा होगा? 5 किताबों की। ये भी कह सकते हैं, यानी कि एक वर्कर अकेला 5 किताबों की बाइंडिंग एक दिन में कर रहा है। तो यहां से अब देखो, एक वर्कर कैसे आया? ये 50 में 10 का भाग दे दिया, तो यहाँ एक दिन बचेगा।
तो आप कह सकते हो कि एक वर्कर 5 किताबों की बाइंडिंग एक दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि 600 किताबें, हमारे पास कितनी किताबें, 600 किताबें, तो उनकी बाइंडिंग 12 दिन में करने के लिए कितने वर्कर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास कितनी किताबें दोस्तों। आप ये कह सकते हो कि अब यहाँ पे देखो, इसमें 12 से अगर गुणा करोगे आप, इससे 12 से अगर यहाँ पे गुणा करोगे तो अब ऐसे सोचो, हमको 12 दिन में 600 किताबों की बाइंडिंग चाहिए, तो यहाँ 12 से गुणा कर दो, तो आप यहाँ करोगे तो 60 बुकों की बाइंडिंग हो जाएगी। 60 बुकों की बाइंडिंग 12 दिन में एक अकेला वर्कर कर लेगा, एक वर्कर अकेला, यहाँ 12 से गुणा कर दिया इस वाले में, यहाँ पे एक दिन में, तो 12 दिनों में 60 बुकों की बाइंडिंग अकेला वर्कर कर लेगा। अब हमारे पास किताब कितनी है, 600, तो 60 किताबों की बाइंडिंग 12 दिन में एक वर्कर कर रहा है, तो 12 दिन में 600 किताबों की, तो कितने वर्कर चाहिए, 10 ही तो चाहिए, इसको 10 से गुणा कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो दिल्ली पुलिस का आपको हेड कांस्टेबल का जो पेपर था वो मैंने आपको सॉल्व कराया। आपको कहीं पर भी डाउट है, आपको चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको एक बार और सॉल्व करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए और डाल दूंगा। आप मेरे चैनल पर जाके जो मेरे और टॉपिक्स हैं जिनके मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, आप आपको देख सकते हो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे वीडियोज को आप देख सकते हो। आप चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।